प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मनुस्मृति की प्राचीनता के बारे में। मनुस्मृति कितनी प्राचीन है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण किस सदी के हैं। मनु ऐतिहासिक पुरुष है या काल्पनिक। मनुस्मृति की पांडुलिपियां किस लिपि, किस भाषा और किस समय की हैं। इन्हीं तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी इन दो पुस्तकों से ली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सही से वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है। ब्राह्मणिक धर्म ग्रंथों में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष बताया गया है और कानून का आदर्श विधाता भी बताया गया है। बताया गया है कि सारे मनुष्य मनु की संतान हैं और मनु का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 36 के श्लोक 19 में और प्रथम मंडल के ही सूक्त 114 के श्लोक 2 में मिलता है। आगे भी ऋग्वेद में मनु का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मनु को ऋग्वेद में कानून का दाता नहीं बताया गया है और मनु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मनु के संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। जैसे किसी राजा के शिलालेख में नाम, किसी राजा के सिक्के पर आकृति या नाम, किसी प्राचीन पांडुलिपि में उनका उल्लेख, किसी विदेशी यात्री के यात्रा विवरण में मनु या मनुस्मृति का उल्लेख नहीं मिलता है। इसीलिए मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति मानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, संदेह प्रकट होता है। कहीं पर भी इनका उल्लेख ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ नहीं मिल रहा है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मनु का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों का दावा है कि दीघ निकाय में मनु का उल्लेख है, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा है सीधे उनके नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। मनु को सर्वप्रथम कानून का विधाता मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ही लिखा गया है। मनु को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि मनु वास्तव में मानव समाज के आदि विधाता और सर्वमान्य कानूनदाता थे, तो उनका उल्लेख केवल ब्राह्मणिक परंपरा तक ही सीमित क्यों है। इतिहास में कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक हो, यदि वास्तव में वह समाज को दिशा देता है तो उसका प्रभाव समकालीन और परवर्ती सभी परंपराओं में दिखाई देता है। लेकिन मनु के संदर्भ में ऐसा दिखाई नहीं देता है, न तो बौद्ध परंपरा में, न जैन परंपरा में और न ही किसी श्रमण साहित्य में मनु को विधाता के रूप में स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण यही है और इस पर विद्वान चुप हैं, इस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ से मनु को ऐतिहासिक पुरुष साबित करना कठिन काम हो जाता है। केवल मौखिक परंपरा के आधार पर किसी व्यक्ति को आप पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। आप उसे धार्मिक परंपरा में स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वहां आस्था को महत्व दिया जाता है, लेकिन इतिहास में प्रमाणों की बात होती है और जब प्रमाणों की बात आएगी तो फिर आप उस व्यक्ति को ऐतिहासिक पुरुष साबित नहीं कर पाओगे और यही मनु के संबंध में हो रहा है। तो ये थी जानकारी मनु के बारे में। अब बात करते हैं मनुस्मृति क्या है। आप सब ने मनुस्मृति के बारे में पहले से सुना है और पढ़ा भी है, तो यहाँ पर मैं संक्षिप्त जानकारी मनुस्मृति के बारे में दे देता हूँ। मनुस्मृति ब्राह्मण धर्म का एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्र और शिक्षित रूप में स्वीकार नहीं करती है। मनुस्मृति महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने की बात करती है कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, पिता के अधीन, पति के अधीन, अपने बच्चों के अधीन, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए महिला को। वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति ब्राह्मण को सर्वोच्च मानती है। इसके बाद क्षत्रिय को, और क्षत्रिय के कार्य शासन करना और युद्ध करना है, लेकिन ब्राह्मण से वह नीचे है। वैश्य, उसका कार्य व्यापार और कृषि है और शूद्र का कार्य
केवल सेवा करना है। ये मनुस्मृति में बताया गया है। शूद्रों के लिए कठोर दंड की बात कही गई है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर स्वीकार करती है। आप अगर शूद्र हैं तो चाहे आप कितना भी अच्छा कर्म कर लें, आप न तो वैश्य बन सकते हैं, न क्षत्रिय बन सकते हैं और न ही ब्राह्मण बन सकते हैं। इसी तरह से आप क्षत्रिय हैं तो आप चाहे कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। ऐसा मनुस्मृति मानती है। कुछ लोगों का मानना है कि मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, तो ये पूरी तरह से गलत है। मनु के नाम पर मनुस्मृति लिखी गई है, मनु ने मनुस्मृति नहीं लिखी। तो ये थी जानकारी मनुस्मृति के बारे में। अब बात करते हैं मनुस्मृति कितनी प्राचीन है। भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मनुस्मृति की रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री सदी ईस्वी के मध्य में हुई थी। यही इतिहास में पढ़ाया जाता है। मैक्समूलर ने मनुस्मृति को 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी के मध्य की रचना माना है, लेकिन मैक्समूलर ने 2री सदी ईसा पूर्व का कोई भी मनुस्मृति से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और मनुस्मृति की सबसे पुरानी पांडुलिपि 8वीं से 9वीं सदी के मध्य की है। उससे पहले की मनुस्मृति से संबंधित कोई भी पांडुलिपि मौजूद ही नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग के भारत यात्रा विवरण में कहीं पर भी मनु और उनकी मनुस्मृति का कोई उल्लेख नहीं है। आप सबके पास मौजूद है। हुएनसांग का यात्रा विवरण आप लोग उसे पढ़ सकते हो। फाहियान का यात्रा विवरण, इत्सिंग का यात्रा विवरण आप सबके पास मौजूद है। आप उसमें इस तथ्य को वेरीफाई कर सकते हो। मैं जो बात बोल रहा हूँ आप उसे स्वयं से वेरीफाई कर सकते हो। यदि मनुस्मृति वास्तव में ईसा पूर्व की रचना होती तो मौर्य काल जैसे ऐतिहासिक युग में उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता। अशोक के शिलालेखों में विस्तृत नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक नियम मिलते, लेकिन कहीं भी मनु या मनुस्मृति का नाम नहीं मिलता। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित नहीं थी। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंडिका में वर्ण व्यवस्था की कोई चर्चा नहीं की गई है। आप चाहें तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। 8वीं से 9वीं शताब्दी की पांडुलिपियां भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखी हैं। यह पांडुलिपियां अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई थीं, जैसे कश्मीर, दक्षिण भारत, बंगाल और नेपाल। सभी क्षेत्रों से जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई थी वो अलग अलग थीं। उनमें अलग अलग बातें भी लिखी थीं। ये पांडुलिपियां ताड़पत्र पर शारदा लिपि, जो कश्मीर से प्राप्त पांडुलिपियां हैं वो शारदा लिपि में थी। ग्रंथ लिपि जो दक्षिण भारत से प्राप्त पांडुलिपियां हैं वो ग्रंथ लिपि में थी, और बाकी पांडुलिपियां प्रारंभिक नागरी लिपि में लिखी गई थी। इन सभी पांडुलिपियों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। समझना ये होगा कि पांडुलिपियों में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है वह अस्थिर और पूर्ण व्याकरण से युक्त संस्कृत नहीं है। वर्तमान समय में जो क्लासिकल संस्कृत प्रचलित है उससे पूर्व का रूप है। उसी संस्कृत में मनुस्मृति की यह पांडुलिपियां लिखी गई हैं। इनका समय 8वीं से 9वीं सदी बताया जाता है, लेकिन यह पांडुलिपियां 11वीं से 12वीं सदी के मध्य की हैं, क्योंकि यह अपूर्ण संस्कृत भाषा है। इसके बाद क्लासिकल संस्कृत आई है। इसे हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इस तथ्य को समझ पाएंगे। संस्कृत का नाम सुनकर हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि जो आज संस्कृत प्रचलित है वही संस्कृत 8वीं 9वीं सदी में प्रचलित थी, जबकि 8वीं 9वीं सदी में जो संस्कृत प्रचलित थी वो संस्कृत और आज की जो क्लासिकल संस्कृत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये हमें समझना पड़ेगा। क्लासिकल संस्कृत स्थिर, मानकीकृत, पूर्ण व्याकरण वाली भाषा है, जैसे आज पढ़ाई जाती है, टीकाओं से बंधी है और संपूर्ण भारत में लगभग एक जैसी है। थोड़ा बहुत अंतर है वरना एक जैसी ही है। इतिहास में ऐसी संस्कृत 12वीं सदी के बाद ही दिखाई पड़ती है। जब देवनागरी लिपि आती है तब क्लासिकल संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हीं पांडुलिपियों को मिलाकर 19वीं सदी में मनुस्मृति की रचना की गई, जो वर्तमान समय में प्रचलित है। इसीलिए जो लोग मानते हैं कि मनुस्मृति की रचना
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी के मध्य में हुई थी, तो उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। उनके पास कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि मनुस्मृति को 8वीं-9वीं सदी से पहले साबित कर सके, क्योंकि मनुस्मृति की जो प्राचीन पांडुलिपियां मिलती हैं वो भी 8वीं-9वीं सदी की हैं। मैं तो मानता हूं कि वो 11वीं-12वीं सदी की हैं। 8वीं-9वीं सदी ज्यादा बोल दिया है, क्योंकि जिस तरह की भाषा उनमें इस्तेमाल की गई है, अर्थात जो संस्कृत उनमें इस्तेमाल की गई है, वो संस्कृत को आप ध्यान से पढ़ो, वो अस्थिर है, पूरी तरह से वो व्याकरण पर आधारित नहीं है जिस तरह से क्लासिकल संस्कृत है। और वो संस्कृत का जो रूप है वो 11वीं-12वीं सदी में ही प्रचलित था। जब हम इन छोटे छोटे तथ्यों पर गौर करेंगे तब हमें ये बात समझ में आती है। आजकल का धार्मिक विद्वान जो अपने आप को इतिहासकार भी कहता है, वो इतिहास को धर्म के अनुसार लिखने का प्रयास करता है। इसीलिए उन्होंने इन पांडुलिपियों का जो समय है वो 8वीं-9वीं सदी बताया है। वो लोग छोटे छोटे तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी पांडुलिपि की रचना 15वीं सदी में शारदा लिपि में की गई, तो वो उसे 8वीं सदी का बताने का प्रयास करते हैं, और यहीं पर चूक हो जाती है, क्योंकि समय समय पर भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। 15वीं और 16वीं सदी के जो ग्रंथ हैं और आज के जो ग्रंथ हैं, उन दोनों की भाषाओं को आप देखोगे तो उनमें बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। इस अंतर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मनुस्मृति की जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को आपको मैं इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि प्रत्येक पांडुलिपि पर लोगो लगा हुआ है और वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है। कानूनी रूप से अगर किसी चीज पर लोगो लगा है पहले से और किसी वेबसाइट का नाम लिखा है तो आप उसे दिखा नहीं सकते। इसीलिए मैं उन पांडुलिपियों को आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। आप गूगल पर उन पांडुलिपियों के बारे में सर्च कर सकते हैं, वहां पर वो उपलब्ध हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। इतना तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और अंत में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। प्रत्येक शनिवार को Q&A सीरीज आती थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर बीच बीच में आपने कहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, उन पर 10, 12, 15 मिनट का वीडियो लाएं, Q&A से अच्छा रहेगा। और मनुस्मृति की प्राचीनता के संबंध में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, इसीलिए ये वीडियो लाया गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले शनिवार को किसी और टॉपिक पर Q&A की जगह इसी तरह का वीडियो लाया जाए, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जिस विषय के ज्यादा कमेंट होंगे उसी विषय पर अगले शनिवार को वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो थी जानकारी मनुस्मृति की प्राचीनता के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।